Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the 16th lecture in advanced topics on change management. जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के बारे में बात की थी, तो आज टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के लिंकेजेस को बेहतर तौर पे समझने के लिए हम एक केस स्टडी एज एन एग्जांपल लेंगे और इस केस स्टडी की मदद से हम देखेंगे कि दुनिया की एक मशहूर कंपनी जिसको हम बोइंग कमर्शियल ग्रुप के नाम से जानते हैं, यदि बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन ग्रुप, इसकी कहानी पढ़ के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने बोइंग के एयरप्लेन डिज़ाइन सिस्टम को और द वे उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया हुआ था उसको कैसे चेंज किया। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी के बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन ग्रुप, जो कि दुनिया की एक मशहूर हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, जो एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर के तौर पे जानी पहचानी कंपनी है। हम ये देखना चाहते हैं कि बोइंग कमर्शियल ग्रुप ने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने एयरप्लेन डिज़ाइन प्रोसेस को कैसे चेंज किया और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चेंज को सपोर्ट करने के लिए किस तरह चेंज किया। देखिए, बोइंग वाले जो हैं वो क्या कहते हैं कि आवर सक्सेसफुल हिस्ट्री हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर स्पिरिट fueled by passion for producing jet aircraft that safely fly higher, further and faster. We have been able to effectively translate that passion into integrated product design and production process. Our focus on activities that ultimately benefit our customers has allowed us to hold the lead position in the industry, but we cannot take our market performance for granted. देखिए, बोइंग जो एक दुनिया की मशहूर कंपनी है, उसकी मैनेजमेंट क्या कह रही है? उसकी मैनेजमेंट ये कह रही है कि ये देखिए, हमें शौक़ है, जो हमें एक पैशन है कि हम ऐसे हवाई जहाज़ बनाएं जो कि बेहतर महफूज भी हों, ज़्यादा दूर तक सफ़र कर सके और ज़्यादा तेज़ उड़ाए जा सकें। हमने अपने इस पैशन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस डेवलप किए हैं, लेकिन हमारा ये फोकस है, जहाँ इन सब एक्टिविटीज़ का फोकस क्या है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए ये चाहते हैं कि हम उनके लिए एक बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट डिज़ाइन करें और हमारे कस्टमर्स के लिए हम इस मार्केट में, जो हवाई जहाज़ की मार्केट में, जो एयरप्लेन मार्केट में हमारे कस्टमर्स हमें एक मुमताज़ कंपनी के तौर पे जाने। In the recent past, we adopted several innovations in order to ensure that we stay focused on the customer, that we design and build with a shared vision using lean processes, that we function as a set of smaller integrated businesses rather than as an isolated bureaucracies, and that our employees innovate on the job continuously. As you know, we are meeting this morning to review 2 of these innovations in particular: computer-aided design and design-build teams. देखिए, बोइंग ने अपने प्रोसेसेस को चेंज करने के लिए 2 नए कॉन्सेप्ट्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में इम्प्लीमेंट किए, और वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड डिज़ाइन बिल्ड टीम्स। अब देखिए, वो कहते थे कि हम इन्हें ये क्यों किया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बने, क्योंकि बोइंग वाले नहीं चाहते थे कि वो एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बने। इसके बरक्स वो चाहते थे कि उनकी कंपनी में उनके एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली नई इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, इस मकसद को अचीव करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और डिज़ाइन बिल्ड टीम्स इंट्रोड्यूस की। In early 1995,
Senior officials at Boeing Commercial Airplane Group, headquartered in Seattle, Washington, found themselves engaged in strategic review regarding design technology and organization structure. The upcoming delivery of the first 777 commercial jet provided an opportune time to review lessons learned regarding innovative efforts and how to make them an integral part of the Boeing organization. These decisions about technology and structure would be critical to Boeing's future in light of the changing context of commercial airplane industry. देखिए, जब बोइंग ने अपना एक नया डिज़ाइन 777 1995 में मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया, तो उसकी इंट्रोडक्शन के दौरान बोइंग ने कुछ नई इनोवेशंस या कुछ नए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अपनी द वे दे यूज टू वर्क प्रीवियसली, जिस तरह रूटीन में वो काम करते थे, उसको चेंज किया। अब बोइंग वाले इस सारे प्रोसेस को रिव्यू कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है कि इन इनोवेशंस को बोइंग की ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तौर पे किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। It was clear that the pressure from the customers to deliver more value in less time would be a permanent characteristic of the market. In response to these pressures, the company had implemented two significant innovations in a new airplane design program, and now needed to determine how these ought to be adopted throughout the corporation. The first change involved technology. The company had purchased a state-of-the-art digital design computer system for the development of the new 777 commercial jet family. The second change influenced interactions among people and disciplines. Boeing had created a cross-functional or design-build team structure for the 777 development program. The goal for these innovations had been to reduce costly change, error and rework processes, which historically had added cost and delayed delivery to airline customers. देखिए, अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम ये बात कर रहे हैं कि बोइंग ने जब 777 कमर्शियल जेट इंट्रोड्यूस किया तो उसने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस की थी द वे दे यूज टू वर्क। और पहली चेंज क्या थी कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल डिज़ाइन कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एंड देन अगेन उन्होंने कुछ क्रॉस फंक्शनल डिज़ाइन बिल्ड टीम स्ट्रक्चर भी इस 777 जहाज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाए। अपने स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लेके आए कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स इंट्रोड्यूस की जो कि इस नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। और इसका मकसद क्या था? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम और क्रॉस फंक्शनल टीम्स को इंट्रोड्यूस करने का बोइंग का मकसद क्या था? बेसिक मकसद ये था कि वो जो उनका पुराना तरीक़ेकार था जिससे कि वो पुराने तरीक़ेकार से एक जहाज़ को डिज़ाइन करते थे और फिज़िकली उसका मॉडल डेवलप करते थे, टेस्ट करते थे, उसमें चेंज, एरर और रीवर्क जो था दैट वाज टू कॉस्टली। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जब कंप्यूटर की मदद से ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता था और कोई मॉकअप मॉडल बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी, ठीक है। बोइंग officials felt that this goal had been accomplished on 777 but were left with 4 important questions. वो important questions क्या थे? Had these two innovations truly placed Boeing at a higher level in terms of design effectiveness? Could these two innovations serve as stepping stone for Boeing to reinvent itself as a learning organization? Reductions in change, error and rework had been the primary performance metric for the two innovations. Were these two surrogates for overall program success or should other measures be considered as well? To what extent and how should these two innovations be adopted company-wide? देखिए, पहला मकसद क्या था? जब इस पूरे प्रोसेस को बोइंग की कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे जब इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू कर रहे थे तो दे हैड टू फेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब उनको कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत पेश आई कि इनको कैसे तौर पे बेहतर तौर पे हमें रीडिज़ाइन या इनके बारे में हम क्या फ्यूचर में क्या डायरेक्शन हो सकती है कंपनी की। पहले क्या था? पहला ये था कि ये जो दो नए इनोवेटिव प्रोसेसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं कि कंप्यूटर
बेस्ड डिज़ाइन डेवलप किया है और डिज़ाइन बिल्ड टीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या हैड दीज टू इनोवेशंस ट्रूली प्लेस्ड बोइंग एट अ हायर लेवल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इफेक्टिवनेस? क्या इन दो इनोवेशंस ने वाकई ही बोइंग के तरीक़ेकार को, जिसकी मदद से वो ये डिज़ाइन करते हैं, क्या उसमें कोई बेहतरी पैदा की है या नहीं? Could these two innovations serve as a stepping stone for the Boeing to reinvent itself as a learning organization? क्या ये जो दो innovations हैं, इनको बुनियाद बना के बोइंग कोई फर्दर बेहतरी अपने प्रोसेसेस में ला सकता है या नहीं? क्या reductions in change, error and rework had been the primary, जो उसका प्राइमरी फोकस था कि चेंज, एरर्स और रीवर्क जो करना पड़ता था, उसकी वजह से जो कॉस्ट इंक्रीज होती थी प्रोडक्ट की, क्या उस सिलसिले में इन दो नई इनोवेशंस ने बोइंग की कंपनी को हेल्प आउट किया है या नहीं? टू व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ शुड दीज टू इनोवेशंस बी अडॉप्टेड कंपनी वाइड? क्या इन दोनों इनोवेशंस को कंपनी वाइड इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं? तो इन चीज़ों पे बोइंग की टॉप मैनेजमेंट अब बैठ के कुछ सोच विचार कर रही थी। द 777 कमर्शियल जेट लाइनर, अब ये 777 कमर्शियल जेट लाइनर क्या है और इसके सिलसिले में बोइंग ने क्या इसकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए किस किस्म के हालात थे जिसकी वजह से कि बोइंग ने 777 कमर्शियल जेट लाइनर इंट्रोड्यूस किया। In 1990, Boeing began to work towards the introduction of a new jetliner product family. It had been 9 years since the company had introduced a new product. There was a need within the company and in the global market for a new model. The company's largest competitors, Airbus and McDonnell Douglas, had launched new design programs that had the potential to threaten Boeing market share. These competing design programs had begun 3 years previously, placed Boeing in an uncertain competitive position. देखिए 1990 में 1990s की मार्केट एनवायरनमेंट किस किस्म की थी, जब बोइंग जो है वो 9 साल के बाद एक नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहता था. देयर वाज अ नीड विद इन द कंपनी एंड इन द ग्लोबल मार्केट फॉर अ न्यू मॉडल. द कंपनी लार्जेस्ट कंपिटिटर्स Airbus and McDonnell Douglas had launched new design programs that had the potential to threaten Boeing market share. इस ज़माने में 1990s में Airbus ने और McDonnell Douglas ने नए डिज़ाइंस इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट में, जिसकी वजह से बोइंग समझता था कि उसका मार्केट शेयर इफेक्ट हो सकता है. इसीलिए उसकी कंपनी ने, जब बोइंग ने ये फैसला किया कि अब उनको भी एक नया मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, जब अब वक्त आ गया है कि एक नया मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए. Market research indicated that the greatest unmet need in the passenger jetliner market was for a medium to large capacity, 300 to 400 passengers, airplane with a medium to long range distances, 5,000 to 8,000 miles capability. बोइंग की जो मार्केटिंग रिसर्च की जो टीम थी, उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च के बाद कुछ जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली वो इस किस्म की थी कि अब जो मार्केट है उनको मीडियम टू लार्ज कैपेसिटी जहाज़ चाहिए, जब मीडियम टू लार्ज कैपेसिटी एयरप्लेन्स की मार्केट डेवलप की जा सकती है, जिसमें कि 300 से 400 तक के पैसेंजर्स की गुंजाइश हो और वो 5,000 से 8,000 माइल्स आसानी से उड़ सकें. By 1990, Boeing company officials knew that they were behind in the race to win customers in this market. McDonnell Douglas had targeted the MD-2 for this niche and already had planes in production. Airbus was to soon come out with 2 planes in this category as well, the A330 and A340. देखिए 1990s में बोइंग के जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनको कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि ऑलरेडी इस रेस में वो दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह चुके हैं. मैकडॉनल्ड डगलस जो कंपनी थी उसने इस निच को, इस मार्केट को MD-11 एयरप्लेन से टारगेट करने की कोशिश की, जो कि ऑलरेडी इन प्रोडक्शन प्रोसेस था. एयरबस जो थी वो 2 नए जहाज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली थी. एक A330 मॉडल था और एक A340 मॉडल था.
बिजनेस एनवायरनमेंट कमर्शियल एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरर्स या कमर्शियल एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1990s की बिजनेस एनवायरनमेंट किस किस्म की थी? बड़ी टफ किस्म की बिजनेस एनवायरनमेंट थी, ठीक है, एक अनस्टेबल और टफ बिजनेस एनवायरनमेंट थी जिसका अंदाज़ा हम अभी करते हैं। Deregulation of the commercial airline industry had created a highly competitive environment, and airlines struggled to stay profitable as competition forced extensive cost cuttings in the late 1980s and early 1990s. Airline companies with long histories disappeared entirely. Pan Am, Western, and some newcomers such as People Express experienced extremely short lives. With the commercial airplane transportation industry in a financial slump, many airlines had delayed airplane purchases and were hanging on to the older planes. According to Phil Condit, the Boeing company president, our biggest competition is not from other airframe manufacturers, but from the planes we sold 20 years ago. देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो अभी भी बहुत एक टफ एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही, लेकिन 1990s में और 1980s में एयरलाइन इंडस्ट्री को इंतहाई मुश्किल हालात का सामना था, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स जो थे वो इंतहाई कम हो चुके थे। एयरलाइंस जो थी वो कॉस्ट कटिंग्स पे उनका फोकस था और बहुत सारी वेल एस्टेब्लिश एयरलाइंस जो थी वो वैनिश हो गई, जहाँ उनको अपने बिजनेसेस ख़त्म करने पड़े। फॉर एग्जांपल पैन एम एंड वेस्टर्न, और कुछ नई एयरलाइंस जो इस्टेब्लिश हुई थी, फॉर एग्जांपल पीपल एक्सप्रेस, उनकी लाइफ इंतहाई कम साबित हुई और थोड़े ही अरसे के ऑपरेशंस के बाद वो एयरलाइंस जो थी वो अपना वजूद खो चुकी थी। अब इन सब मुश्किल हालात को मद्देनजर रखते हुए एयरलाइंस जो थी वो लीस्ट इंटरेस्टेड थी कि वो नए जहाज़ ख़रीदें, क्योंकि नए जहाज़ की कीमत अदा करने के बाद अगर वो उस पर कोई प्रॉफिट नहीं बना सकती थी तो एयरलाइंस जो थी वो नए जहाज़ नहीं ख़रीदना चाहती थी। इसीलिए फिल कॉन्डेट, जो कि द बोइंग कंपनी का प्रेसिडेंट था, उसने क्या कहा कि आवर बिगेस्ट कंपटीशन इज नॉट फ्रॉम अदर एयर फ्रेम मैन्युफैक्चरर्स बट फ्रॉम द प्लेन्स वी सोल्ड 20 years ago. कॉस्ट एज एन ऑर्डर विनर। अब देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री इंतहाई कॉस्ट सेंसिटिव हो चुकी थी, इसलिए अब जिन कंपनीज़ को भी अब बिज़नेस करना था उनको अपने जहाज़ की कीमत कम करने की ज़रूरत थी। जो कॉस्ट एक मेजर फैक्टर था कि एयरलाइंस किस जहाज़ सास कंपनी को ऑर्डर्स प्लेस करेंगी। The airline industry had become extremely sensitive to cost, and the product life cycle had moved commercial airplanes from a differentiated market towards a price-sensitive commodity market. मार्केट किस तरह चेंज हो चुकी थी कि अब मज़ीद एक डिफरेंशिएटेड मार्केट नहीं थी, बल्कि इट वॉज वेरी मच अ प्राइस सेंसिटिव commodity market. As a consequence, Boeing needed to offer a product that was available at an attractive price and that was less expensive to operate and maintain than the planes the airlines currently had in operation. इसके नतीजे में बोइंग को भी अपनी अब स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत थी और बोइंग कंपनी को ऐसे जहाज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी जो कि कम कीमत हों और जो कि कंपटीटर्स के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी भी दिखाएं और कम कीमत भी हों। In response to these pressures, Boeing designed the 777 with only 2 engines instead of previously more typical 3 or 4. Boeing suppliers sold their engines on the basis of pounds of thrust, or 2 larger engines cost roughly the same as 4 smaller ones. However, the long-term maintenance of 2 engines would be less expensive than that of the 3 or 4 engines. तो एक इम्पॉर्टेंट चेंज बोइंग की कंपनी क्या लेके आई कि पहले 3 या 4 इंजन्स जनरली 4 इंजन्स पे जहाज़ मुश्तमिल होते थे, या जहाज़ों में कम से कम 4 इंजन्स फिट किए जाते थे। अब जहाज़ साजी की सनत में जनरली जो इंजन्स हैं वो पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट की बेसिस पे सोल्ड किए जाते हैं। जितना एक इंजन का थ्रस्ट पावर होगी उसी लिहाज से उसकी कीमत होगी। तो बोइंग कंपनी ने ये एक फ़ैसला यह किया कि 4 इंजन्स की बजाय अब सिर्फ 2 इंजन्स फिट किए जाएं।
दो की उनकी कॉस्ट उतनी ही होगी क्योंकि वो दो इंजन्स उतनी ही थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे जितनी कि शायद 4 इंजन्स प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका एडवांटेज ये होगा कि ओवर द लॉन्ग टाइम उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, 2 इंजन्स को मेंटेन करना आसान होगा एज कंपेयर टू 4 इंजन्स, ठीक है। देखिए, एडिशनली द 777 कॉकपिट was designed to require to operate only with 2 pilots, further reducing the operating cost. Airlines flying both 747-400s and 777s would have a training cost advantage because the cockpit for these 2 planes were similar. This commonality also increased staffing flexibility for flight crews. An extra wide wingspan promoted fuel economy, adding to the plane attractiveness in a cost-based market. Based on these design features, Boeing officials felt that they had a plane that would be a class in by itself. They anticipated that in its range, flexibility and efficiency and comfort would attract customers away from models made by Airbus and McDonnell Douglas. देखिए, अब इसके अलावा भी बोइंग कंपनी ने अपने जहाज़ के डिज़ाइन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से कि ये कंपनी समझती है कि ये जहाज़ इंतहाई अट्रैक्टिव साबित होंगे और मार्केट इनको अच्छा रिस्पांस देगी। अब जहां उन्होंने इंजन्स की तादाद 4 से 2 की, वहां पे 777 को सिर्फ 2 पायलट्स की रिक्वायरमेंट थी। 2 के उसका कॉकपिट जो है उसको चेंज नहीं किया गया। कॉकपिट जो है वो प्रीटी मच उसी तरह की फंक्शनैलिटी थी जैसे कि 747 की थी, पर अब 747 को जहां 4 पायलट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको चलाने के लिए या उसको उड़ाने के लिए, 777 के लिए सिर्फ 2 पायलट्स इनफ थे, ठीक है। सिर्फ 2 पायलट्स की ज़रूरत थी। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस थी, और वो चेंजेस क्या थी, क्योंकि पायलट्स कॉकपिट सिमिलर थे डिज़ाइन में, तो पायलट्स की ट्रेनिंग पे ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं पेश आती थी, ठीक है। एन एक्स्ट्रा वाइड विंग स्पैन जो था, उसका विंग स्पैन एक्स्ट्रा वाइड था, जिसकी वजह से शायद फ्यूल इकोनॉमी का भी एडवांटेज हासिल था, ठीक है। बोइंग ऑफिशियल्स फेल्ट कि इन डिज़ाइन चेंजेस की वजह से उनको मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिलेगा as compared to the Airbus and McDonnell Douglas. तो ये जो एक evolution थी towards 777 and the design approach that supported it had developed from a long Boeing history, which is worthy of consideration in light of the questions that were being addressed in 1995. अब थोड़ी सी आपको बोइंग की हिस्ट्री भी बताई जाएगी, उनके एरोप्लेन डिज़ाइन प्रोसेस से रिलेटेड और द वे दे यूज्ड टू वर्क और डिज़ाइन द एयरप्लेन्स। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है ताकि आप ज़्यादा बेहतर तौर पे अगर आप हिस्ट्री जान सकें, या पहले आप ये जान सकें कि ट्रेडिशनली बोइंग जो है वो अपने एयरप्लेन्स किस तरह डिज़ाइन करती थी और वहाँ पे काम करने का तरीक़ेकार किस किस्म का था। अगर आप इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझ सकें तो फिर आपको ये चेंज अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, और इस चेंज के नतीजे में जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन चेंज हुआ है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई, इन सारी चीज़ों को आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। द एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन की हिस्ट्री है वो कहता है जी कि वो क्या है, कि अपना प्रोडक्ट बैकग्राउंड क्या है। बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन ग्रुप, a division of the Boeing company, was the world's largest airframe manufacturer in 1995. The enterprise held 60% of the global market for commercial jets in 1994, with an annual sales averaging $19 billion between $19 billion between 1988 and 1993. Selected financial and employment data for years 1977 through 1994 are shown in the table. अब एक टेबल की मदद से आप वो टेबल जो है अपनी इस केस स्टडी में देख सकते हैं पेज 5 पर। लेकिन ये टेबल आपको एक्सप्लेन करता है कि बोइंग की
फाइनेंशियल और एम्प्लॉय जो है ग्रोथ के लिहाज से किस किस्म की कंपनी को किस किस्म के एनवायरनमेंट फेस करने की पड़ी। अब देखिए, इस टेबल का एक कॉलम जो है वो ईयर को इंडिकेट करता है, एक उससे अगला कॉलम जो है वो सेल्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिकेट करता है, ऑपरेशनल प्रॉफिट इंडिकेट किया जा रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स इन मिलियंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और R&D एक्सपेंस। ठीक है, अब देखिए 1977 के डाटा की अगर बात करें तो हमें वो कहता है कि जिस सेल्स जो है वो 3,423 मिलियन डॉलर्स की थी, ऑपरेशनल प्रॉफिट 269 मिलियन डॉलर का था, रिटर्न ऑन एसेट्स जो था वो 15% के करीब था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो था वो तकरीबन 66,900 एम्प्लॉयज़ जो थे वो काम करते थे। R&D एक्सपेंस 222 मिलियन डॉलर्स के करीब था। इस तरह आप ये सारी फिगर्स पे गौर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि सेल्स जो है वो 1981 तक इंक्रीज़ होती रही, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज़ है सेल्स में। फॉर एग्जांपल 1982 से 1984 तक सेल्स में थोड़ा सा डिक्रीज़ है। ऑपरेशनल प्रॉफिट भी उसी लिहाज से कम होता रहा। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी कम होता रहा। स्टिल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 81 तक तो इंक्रीज़ करते रहे, लेकिन 81 से फर्दर ऑन 1995 तक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कम किए गए, डाउन साइजिंग की गई। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम R&D एक्सपेंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहा। ठीक है, इन फिगर्स को आप देखें तो बाई 1994 जो था उनकी सेल्स जो थी वो 16,851 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। ऑपरेशनल प्रॉफिट जो था वो 1,022 मिलियन डॉलर्स तक था। रिटर्न ऑन एसेट 7% था। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो थे वो रफली 120,000 एम्प्लॉयज़ थे और R&D एक्सपेंस जो था वो 1,704 मिलियन डॉलर्स के करीब था। ठीक है, तो ये आपको एक रफली पिक्चर प्रोवाइड करती है कि बोइंग में सेल्स किस हद तक थी, बोइंग में R&D एक्सपेंस क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या थे और ऑपरेशनल प्रॉफिट किस हद तक ओवर द ईयर्स इंक्रीज़ करता रहा या ओवर द ईयर्स डिक्रीज़ करता रहा। बोइंग के हम बात कर रहे थे कि जी के नंबर ऑफ ओवर द ईयर्स जो है बोइंग के एम्प्लॉयज़ किस तरह इंक्रीज़ करते गए, वहाँ पे सेल कैसे इंक्रीज़ हुई, सिमिलरली R&D एक्सपेंस कैसे इंक्रीज़ हुआ और विद टाइम ओवर द ईयर्स प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहे। ठीक है, बोइंग हेल्ड एन इम्पॉर्टेंट कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द कमर्शियल एयरप्लेन मार्केट. Its ability to effectively orchestrate a large-scale, globally dispersed development and manufacturing system. This was an important capability, given that the design and production of a commercial jet aircraft required cooperation among thousands of people located in all 50 of the United States facilities and in some 23 other countries. For example, parts for the 767 were produced by 3,000 domestic suppliers and 300 foreign suppliers, then shipped to the company Everett, Washington facility for final assembly. The number of unique parts numbers in an airplane averaged about 100,000, and record keeping for such a monumental inventory presented a major challenge. All of this activity had to be coordinated to ensure that materials arrived on time and within the appropriate specification and quality levels. देखिए, यहाँ पे अगर हमें बोइंग की कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया जा रहा है और हमें ये बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी की कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स भी हैं, और यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या हैं कि उसका ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ये जो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो ग्लोबली डिस्पर्स्ड है। ठीक है, और कोई लेट्स से कि 50 उसके जो मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप हैं या डिफरेंट प्लांट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और 23 के करीब दूसरे मुल्कों में भी उसकी टीम्स जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड काम हो रहा है, जो डिफरेंट पार्ट्स पे काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वो कहता है कि जी के 767 के लिए कोई 3,000 डोमेस्टिक सप्लायर्स थे और 300 फॉरेन सप्लायर्स थे, और ये सारे पार्ट्स वो डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके वाशिंगटन में जो उनकी एक फैसिलिटी थी जो एवरेट के नाम से जानी जाती थी, वहाँ पे
फाइनल असेंबली के लिए पहुंचा दिए जाते थे। और हमें इसकी इसके जिस बड़े पैमाने पे ये काम होता है, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कितनी कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है या कितना एक गंभीर प्रोसेस है, उसके बारे में हम इस तरह भी जान सकते हैं कि रफली कोई 1000 डिफरेंट पार्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं असेंबल किए जाते हैं, जिनको बाद में जोड़ा जाता है जहाज़ बनाने के लिए। आप इससे अंदाज़ा किया जा सकते हैं कि उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करना, उनकी क्वालिटी चेक करना, ठीक है, और ये देखना कि वो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ये डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं या नहीं किए गए, ये एक कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। During the company nearly 80-year history, it had produced a successful series of commercial jet families, including the 707, 727, 737, 747, 757, 767. The 777 was the most recent addition to the company product mix. A range of configuration types were offered within each of these families. For example, the 767 was available in 200 and 250 passenger models and offered flight range capabilities extending from 3,000 to 6,500 nautical miles. This strategy allowed the company to meet the needs of the wide variety of customers while also maintaining design integrity and standardization within each family. The family strategy was considered to be highly successful based on the company profitability and continuing domination of the market, the date of introduction for each commercial jet family, and the number of planes ordered and sold as of June 1995 are shown. I will just have a look at a table which will indicate कि एक फैमिली की कितने जहाज़ बनाए गए और वो जहाज़ कितनी तादाद में बेचे गए। अब देखिए, वो कहते हैं जी कि बोइंग कोई 80 साल से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है और अपने 80 साल में इन्होंने नंबर ऑफ कमर्शियल जेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, स्टार्टिंग विद 707 एंड द latest one according to this case study is 777, though we now have another model which is called Dreamliner. The 777 was the most recent addition to the company product mix. A range of configuration types was offered with each of these families. For example, वो कहते हैं जी कि इसमें different variants available थे, एक product mix within the each airplane type available था. For example, 767 जो था वो 200 और 250 या 200 एंड 250 पैसेंजर कैपेसिटी में भी अवेलेबल था और उसके फ्लाइट टाइम्स 3000 टू 6500 नॉटिकल माइल्स तक थे। इस स्ट्रैटेजी की मदद से बोइंग को क्या फ़ायदा हुआ? बोइंग को ये फ़ायदा हुआ कि वो डिफरेंट जो मार्केट की डिमांड्स थी या डिफरेंट जो कस्टमर्स की नीड्स थी उनके मुताबिक वो उनको एयरप्लेन्स प्रोवाइड कर सकता था। अब हम देखते हैं कि एक टेबल की वजह से कि बोइंग ने किस किस्म के कितने एयरप्लेन्स बेचे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1957 जो पहली फैमिली थी वो थी 707। 707 1957 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की गई और नंबर ऑफ प्लेन्स जो ऑर्डर किए गए वो 1010 थे और नंबर ऑफ प्लेन्स जो डिलीवर किए गए वो भी 1010 के करीब थे। लेकिन ये सीरीज़ 1973 में ख़त्म कर दी गई या इन जहाज़ों को 1973 में रिटायर कर दिया गया। ठीक है, 727 की जो फैमिली थी वो 1963 में इंट्रोड्यूस की गई। इसके कोई 1831 डिफरेंट प्लेन्स ऑर्डर किए गए, डिलीवर भी यही नंबर किया गया और ये प्लेन्स भी 1983 में रिटायर कर दिए गए। 737 की फैमिली जो थी वो 1968 में इंट्रोड्यूस की गई। कोई 3203 ऑर्डर्स वसूल हुए जिसमें से 27030 डिलीवर किए गए और ये सीरीज़ भी इन प्रोडक्शन है। 747 की सीरीज़ 1969 में इंट्रोड्यूस की गई। 1167 प्लेन्स ऑर्डर किए गए और नंबर ऑफ प्लेन्स डिलीवर 1062 जहाँ 1062 प्लेन्स डिलीवर किए जा चुके हैं, स्टिल इन प्रोडक्शन है। 757 जो है वो 1982 में इंट्रोड्यूस किया गया, 838 ऑर्डर्स मिले और इसके कोई
जो है वो 678 प्लेन्स डिलीवर किए गए एज ऑफ 1995 एंड एज ऑफ 1995 इट वाज स्टिल इन प्रोडक्शन। 767 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया, 702 प्लेन्स ऑर्डर हुए, नंबर ऑफ प्लेन्स डिलीवर 575 और स्टिल इन प्रोडक्शन एज ऑफ 1995। 777 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसको 1995 तक ऑर्डर्स जो रिसीव थे वो 167 थे, प्लेन्स डिलीवर किए गए वो 2 और इस पे काम जारी है, जो स्टिल इन प्रोडक्शन है। ठीक है, जो स्टिल ये जो जहाज है 777 इज वन ऑफ द लेटेस्ट मॉडल्स जो कि जिस पे काम हो रहा है। Boeing series of airplane families had been a commercial success. The 737, with its orientation towards small, short-haul markets, was the company's most popular model. The 747 jumbo jet, which could accommodate up to 400 passengers, had become Boeing's most profitable model. This history of market achievement had put Boeing in a strong position, allowing it the financial capability to embark upon development of a new 777 jetliner family in the early 1990s. बोइंग की ये जो सीरीज़ है, बोइंग के सारे जहाज़ बोइंग जो है उनको बड़े सक्सेसफुली मार्केट करता रहा, और 747 जंबो जेट जो कि 400 पैसेंजर्स अकोमोडेट कर सकता था had become Boeing most profitable model. The history of market achievement had put Boeing in a strong cash position. और वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन चुकी थी विद अ गुड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से उसने 777 का मॉडल या एक नया मॉडल जो है वो 1990s में डेवलप करने का फैसला किया। देखिए, ये तो हमने कुछ बोइंग की कमर्शियल हिस्ट्री के बारे में बात की है। हमने कहा कैसे बोइंग की कंपनी इवॉल्व हुई। कोई 80-90 साल से बोइंग की कंपनी जो है वो जहाज़ साजी की सनत में है। ठीक है, बोइंग जो है वो बड़े सक्सेसफुल प्लेन्स बनाता है। हर मॉडल की डिफरेंट फैमिलीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, हर मॉडल की फैमिलीज़ हैं और उनको कस्टमर की नीड के मुताबिक उनमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है, ये उसमें गुंजाइश अवेलेबल है बोइंग के हर मॉडल में। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन डिज़ाइन प्रोसेस एट बोइंग। Prior to its entry into the commercial jet market in 1957, the Boeing company was small enough to operate substantially at one location on East Marginal Way in Seattle. अब देखिए बोइंग का डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, इसकी पे भी हम हिस्टोरिकली इसको भी एवेल्युएट करते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि चेंज किस तरह लाया गया है, चेंज का प्रोसेस क्या है। देखिए 1957 में बोइंग कंपनी जो थी इट वाज स्मॉल अनफ और वो एक ही लोकेशन से ऑपरेट करती थी, दैट वाज ईस्ट मार्जिनल वे इन सियाटल। ड्यूरिंग द लेट 1940s the company entire engineering staff worked in the old engineering building, a facility that was housed under the same roof as the hangar where all commercial and military planes were manufactured. देखिए 1940s में कंपनी का एंटायर इंजीनियरिंग स्टाफ जो था वो एक ही हैंगर के अंडर काम करता था और इसी फैसिलिटी से तमाम कमर्शियल और मिलिट्री प्लेन्स जो थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती थी या की जाती थी। गिवन दिस प्रॉक्सिमिटी, इंजीनियर्स इंटरैक्टेड regularly with personnel on the shop floor and potential manufacturing problems were often averted before they became serious. Design engineers worked in large bullpen rooms with desks crowded closely together. Drawing boards were located in numerous places throughout the work area. Primary engineering specialists at that time included preliminary design structures, aerodynamics, propulsions, वेट सिस्टम्स एंड क्यू स्टेशन। देखिए यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि 1940s में बोइंग की कंपनी किस तरह ऑपरेट करती थी। 1940s में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो थी वो एक ही थी और एक ही बिल्डिंग के हैंगर में बहुत कमर्शियल और जो है मिलिट्री प्लेन्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे। इस किस्म के एनवायरनमेंट जहाँ पे एक ही हैंगर में काम होता था तो वहाँ पे इंजीनियर्स जो थे वो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते थे
और प्रॉब्लम्स की रेमेडीज डेवलप कर सकते थे। जब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी तो उनको फौरी तौर पे दूर कर दिया जाता था, इससे पहले कि कोई सीरियस वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हों, जो प्रॉब्लम्स के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हों। डिज़ाइन इंजीनियर्स जो था वो लार्ज बुल पेन रूम्स में काम करते थे with desks crowded closely together. Drawing boards were located in numerous places throughout the work area. Primary engineering specialties at that time included preliminary design, structures, aerodynamics, propulsion, weight systems, and crew station. Employees within each of these design functions clustered together on a single floor. For example, aerodynamic engineers all occupied part of the third floor of the engineering building and all were within easy visual range of each other. कहते जी कि यहाँ पे जो डिफरेंट एक डिज़ाइन के प्रोसेसेस हैं, लाइक प्रिलिमिनरी डिज़ाइन, स्ट्रक्चर्स, एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शंस, वेट्स एंड सिस्टम्स एंड क्रू स्टेशन, इन पे काम करने के लिए जो डिफरेंट टीम्स थी, दे वर लोकेटेड एट द सेम प्लेस विद इन द फिजिकल प्रोमिसिटी ऑफ वन अनदर। उसका फ़ायदा क्या था? फॉर एग्जाम्पल कहता है जो एरोडायनामिक इंजीनियर्स जो थे वो थर्ड फ्लोर ऑफ द इंजीनियरिंग बिल्डिंग पे सारे के सारे लोकेटेड थे, और इसका फ़ायदा ये था कि वो ईजिली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है। Some long time Boeing employees and retirees look back fondly at the bullpen engineering days because of the communication and quick problem solving that were facilitated by these arrangements. Although each engineering desk was usually equipped with the telephone, nearly all interaction within and among engineering disciplines occurred on face-to-face basis. These interactions most often took the form of gatherings around drawing boards and occurred several times each day as questions and problems arose. अब देखिए यहाँ पे वो कुछ हमें स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हिस्टोरिकली बोइंग की जो कंपनी थी वो किस तरह ऑपरेट करती थी। देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि कम्युनिकेशन विद इन द एम्प्लॉइज किस तरह की जाती थी। जनरली कम्युनिकेशन का मेथड फेस टू फेस था। ठीक है। जो पुराना उनका बुल पेन इंजीनियरिंग डेज जो थे, इस सिस्टम को जिसको उन्होंने नाम दिया था बुल पेन इंजीनियरिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग डेज, यहाँ पे कम्युनिकेशन बड़ी क्विक थी और बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली जाती थी। ऑल्दो वो कहते थे कि ईच इंजीनियरिंग डेस्क वाज यूजुअली इक्विप्ड विद अ टेलीफोन, जो कि हर इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग डेस्क जो था उस पर एक टेलीफोन अवेलेबल होता था, लेकिन इसके बरक्स जनरली इंजीनियर्स जो थे वो फेस टू फेस बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को तरजीह देते थे। और फॉर्मल मीटिंग्स टू रिजॉल्व डिज़ाइन क्वेश्चंस वर रेयर, और ये सब कुछ इनफॉर्मली किया जाता था। ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मल मीटिंग्स अरेंज नहीं की जाती थी। ये सारे प्रोसेसेस इनफॉर्मल सेटिंग्स का या इनफॉर्मल कल्चर का पार्ट थे, या इनफॉर्मली किए जाते थे। The bullpen arrangement जो थी continued through the 1950s and was accompanied by relative fluidity of work assignments. Engineers moved fairly freely among disciplines, across airplanes and between military and commercial work. They often were assigned temporarily to work within designs outside their reporting function to satisfy need for cross-functional representation. This diversity of activity allowed most employees to develop expertise beyond their core specialities. According to John, who retired in 1989 as corporate vice president for international affairs, had been involved in making a Boeing design programs. We didn't really need to label a working group as cross-functional team. People just pitched in and went where their expertise was needed. देखिए यहाँ पे हमें वो बुल पेन डेज पे बोइंग में काम को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता था उसकी मज़ीद फर्दर कोई खुसूसियात बता रहा है कि काम जो है या वर्क जो है उसको बोइंग में किस तरह प्लान किया जाता था या किस तरह डिज़ाइन किया जाता था। यहाँ पे मज़ीद हमें उसके बारे में कुछ मालूमात फराहम की जा रही हैं, जहाँ हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब देखिए वो कहते हैं जी कि जॉब रोटेशंस और जॉब एनरिचमेंट क्वाइट हाई थी। ठीक है। इंजीनियर्स जो थे वो फ्रीली अमंग डिसिप्लिन्स मूव कर सकते थे, अक्रॉस एयरप्लेन्स मूव कर सकते थे, एंड बिटवीन मिलिट्री एंड कमर्शियल वर्क
दे वर फ्री टू मूव अराउंड, जहाँ उनका दिल चाहता था, जहाँ वो बेहतर तौर पे जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती थी वो वहाँ वो टास्क उनको एलोकेट किया जा सकता था। जहाँ देयर वाज हाई जॉब रोटेशन, जहाँ जॉब रोटेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। They often were assigned temporarily to work with designers outside their reporting function to satisfy needs for cross-functional representation. This diversity of activity allowed most employees to develop expertise beyond their core specialities. According to John, who retired in 1989 as corporate vice president for international affairs and had been involved in Boeing design programs, we did not really need to label our working group as cross-functional team. People just pitched in and went where their expertise was needed. ठीक है, कहता जी हमें कोई क्रॉस फंक्शनल टीम्स तो ऐसा डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन लोग खुद से जहाँ उनकी एक्सपर्टीज़ नीडेड होती थी वहाँ जाके काम शुरू कर देते थे। अब हम देखते हैं कि मॉकअप्स क्या हैं, जहाँ बोइंग की कंपनी में फिजिकल मॉकअप्स किस तरह क्रिएट किए जाते थे ताकि ये चेक किया जा सके एक्चुअली प्लेन को बिल्ड करने से पहले कि जो डिज़ाइन है वो वर्क करेगा या नहीं। The company used physical mock-ups to assess geometric relationship between the system structures and structures components of an aeroplane. This was an essential step that preceded the completion of final stage. Mock-ups were full-scale and smaller models of airplane components, and in 1950s they were produced in a factory that adjoined engineering building. A physical mock-up was made from inexpensive materials such as wood, metal and plastic, and did not necessarily involve materials that will be used in the final product. Design engineers from all disciplines worked in close relationship with manufacturing personnel during the mock-up construction. देखिए यहाँ पे वो एक क्या बात कर रहा है, जहाँ पे हमें वो बता रहा है कि जी के मॉकअप्स क्या हैं। फिजिकल मॉकअप्स बनाए जाते थे, ठीक है, एक मॉडल क्रिएट किए जाते थे, assess the geometric relationship between the systems and structure components of an airplane. This was an essential step that preceded the completion of final decision. Mock-ups were full-scale or smaller models of airplane components, and in 1950s they were produced in factories that adjoined the engineering building. A typical mock-up was made from inexpensive materials such as wood, metal and plastic, and did not necessarily involve materials that would be used in final product. Design engineers from all disciplines worked in close relationship with manufacturing personnel during the mock-up construction. डिज़ाइन इंजीनियर्स जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिल के एक मॉकअप क्रिएट करते थे टू सी कि जो कोई उसमें सिस्टम में और कंपोनेंट्स में कोई खामी तो नहीं, वो एक बेहतर तरीके से आपस में फिट इन हो रहे हैं या नहीं. Although the engineering groups had worked together frequently during the initial design phase, design conflicts and opportunities for improvement became apparent when a three-dimensional model was available for analysis. The mock-ups provided engineers with their first three-dimensional views of designs that had created two-dimensional drawing craft. The most significant outcome of mock-up process was in the resolution of incompatibilities between structures and systems. For example, systems engineers might have created a design that required a large wiring bundle or pneumatic duct to pass through an essential structural component. When such an interface was discovered during the mock-up phase, engineers were working in an interdisciplinary mode to eliminate it. Solutions might involve reconfiguring the structure, rerouting the system's apparatus, and modifying the structure as to allow systems passage. Although the engineering groups had worked together frequently during the initial design phase, design conflicts and opportunities for improvement became apparent when a three-dimensional model was available for analysis. देखिए सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या था, इसका मॉकअप्स बनाने का मकसद क्या था, जहाँ एक थ्री डायमेंशनल मॉडल बनाने का मकसद क्या था कि दो जो इंजीनियरिंग ग्रुप्स थे वो फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते थे इनिशियल डिज़ाइन फेज़ में, लेकिन इस चीज़ के चांसेस थे कि डिज़ाइन कॉन्फ्लिक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए थ्री डायमेंशनल मॉडल्स बनाना ज़रूरी थे.
The mock-ups provided engineers with their first three-dimensional views of the designs that had been created two-dimensionally on the drafting boards. The most significant outcome of mock-up process was in the resolution of incompatibilities between structures and systems. और structures और systems में जो incompatibility थी, जहाँ पे ये दोनों fit in नहीं बैठते थे, उस चीज़ को डिज़ाइन या मॉकअप के थ्रू करेक्ट किया जा सकता था, जब मॉकअप की फेज में करेक्ट किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, द सिस्टम इंजीनियर्स माइट हैव क्रिएटेड अ डिज़ाइन दैट रिक्वायर्ड अ लार्ज वायरिंग बंडल ऑन न्यूमेटिक डक्ट टू पास थ्रू एन एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. When such an interface was discovered during the mock-up phase, engineers would work in an interdisciplinary mode to eliminate it. Solutions might involve reconfiguring the structure, rerouting the system apparatus, modifying the structure to allow systems passage, or a combination of three. The beginning of specialization. अब देखते हैं हम जैसे जैसे बोइंग कंपनी जो है वो ग्रो करती है तो वो चेंजेस किस तरह आते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस कहाँ किस तरह जो है वो चेंजेस जो है वो बोइंग के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं. देखिए अभी तक हमने क्या बात की है, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है. हमने ये बात की है कि देखिए कि जो बोइंग का डिज़ाइन प्रोसेस था अर्ली बोइंग के टाइम्स में, जो 1940s और 50s में, वो क्या था कि एक हैंगर में बहुत सारे मॉडल्स पे काम होता था. जहाँ कमर्शियल एयरप्लेन्स पे भी एक ही हैंगर पे काम होता था, और जो है वो कमर्शियल एयरप्लेन्स पे भी एक ही हैंगर पे काम किया जाता था, और मिलिट्री एयरप्लेन्स पे भी उसी हैंगर पे काम होता था. और जनरली एक बुल पेन डिज़ाइन सिस्टम था, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट इंजीनियरिंग टीम्स जो थी वो एक ही हैंगर में लोकेटेड थी. और ये हो सकता है जहाँ मैक्सिमम जो इंजीनियर्स है, जो डिफरेंट लाइक्स ऑफ सिस्टम इंजीनियर्स जो थे, उनके पास एक पूरा फ्लोर अवेलेबल था, ठीक है. मे बी जो दूसरे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल के काम करते थे. इससे फ़र्क क्या था पड़ता था, इससे फ़र्क ये पड़ता था क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियर्स जो थे, या जो इंजीनियर्स थे जो एक स्पेशलिटी से रिलेटेड थे, वो एक ही लोकेशन पे, एक ही फिज़िकल लोकेशन पे मिल के काम कर रहे थे. तो उनकी फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन जो थी वो बड़ी आसानी से की जा सकती थी. अगर कोई डिज़ाइन का प्रॉब्लम अराइज होता था, या अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अराइज होता था, तो वो इंजीनियर्स क्योंकि एक ही हैंगर में मौजूद होते थे, तो वो फेस टू फेस इनफॉर्मली बैठ के इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते थे. किसी किस्म की जो फॉर्मल मीटिंग या फॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पेश नहीं आती थी. इंजीनियर्स आसानी से आपस में फ़ेस टू फेस बैठ के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते थे. अब हम देखते हैं जैसे जैसे बोइंग की कंपनी ग्रो करती है तो उसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जहाँ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोइंग को किन चैलेंजेस का अब सामना करना पड़ रहा है. एज द कंपनी एक्सपैंडेड इट्स सेल्स एंड एम्प्लॉयमेंट बेस, it outgrew its facilities on Seattle East Marginal Way. Company officials sought ways to create locational splits that could allow for continuation of high quality communication and effective decision making. In late 1950s, engineering, marketing and sales personnel were moved from Boeing corporate headquarters from the corporate headquarters location in East Marginal Way in Seattle to company Renton facility, located about 10 miles away. Final assembly of the 707 product line was performed in Renton, but some sub-assembly and fabrication work continued at Seattle plant. At approximately the same time as these moves took place, military engineering and production were moved to Kansas, where Boeing had acquired a Stearman Corporation in 1939. Wichita was the primary site for B-29, B-47 and B-52 प्रोडक्शन. अब देखिए जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है, जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, तो सर्टेन नंबर ऑफ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. अब ये पॉसिबल नहीं हो रहा कि एक ही हैंगर के अंदर सारी एक्टिविटी को मैनेज किया जा सके. जहाँ एक ही
फैसिलिटी पे सारे जो मॉडल्स हैं, जो सारी जो एयरप्लेन्स हैं, उनको डेवलप किया जा सके। तो इस चैलेंज को मीट करने के लिए बोइंग ने क्या फ़ैसला किया, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ को ग्रो किया। ठीक है, सियाटल ईस्ट मार्जिनल वे से, जहाँ सियाटल की लोकेशन से उन्होंने 10 मील दूर एक और फैसिलिटी क्रिएट की जिसका रेंटन का नाम था। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल को, जो हेड क्वार्टर था सियाटल से, उनको वहाँ से मूव करके रेंटन फैसिलिटी में रीलोकेट किया। फाइनल असेंबली ऑफ 707 प्रोडक्ट लाइन जो थी अब रेंटन में की जा रही थी, लेकिन स्टिल कुछ सब असेंबली और फैब्रिकेशन का काम जो था वो सियाटल प्लांट में हो रहा था। एट द सेम टाइम जो कमर्शियल और मिलिट्री प्लेन्स की प्रोडक्शन जो थी, इनको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, और मिलिट्री प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो इंजीनियरिंग टीम थी, उनको विचिटा कैंसस में, वहाँ पे जो ऑलरेडी एक कंपनी, जो एक कॉर्पोरेशन बोइंग ने एक्वायर की थी, उसकी प्रेमिसेस में मूव कर दिया गया। लेकिन इन सब को करते हुए उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखा। वो स्ट्रैटेजी क्या थी? ये सारी रीस्ट्रक्चरिंग करते हुए उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखा। और वो स्ट्रैटेजी क्या थी कि वो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग और हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन जो थी, जो कि बोइंग का खासा था, जहाँ एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती थी, उस चीज़ को उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन चैनल्स भी ओपन रहे और डिसीजंस भी इफ़ेक्टिवली लिए जा सकें। तो हम देखते हैं कि एज प्रोडक्ट मिक्स एंड सेल्स वॉल्यूम ग्रू इन 1960s and 1970s, it became necessary to further diversify the engineering function. Separate engineering organizations were created for each airplane family. Additionally, space limitations sometimes made it impossible to house the engineering staff for an airplane within a single location. The 7 basic engineering functions had existed for the Boeing 707: preliminary design, structures and aerodynamics. वो कौन से 7 preliminary departments हैं? Preliminary design, structures, aerodynamics, propulsion, weight systems and crew station, and long since grown because of the increasing complexity of the products being designed. For example, the system staff had been partitioned into air conditioning, pneumatics, electrical and hydraulics. These new specialities were further subdivided, and the total number of subspecialties on an aeroplane could be as high as 100. अब देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि जैसे जैसे बोइंग कंपनी ग्रो कर रही थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही थी, ठीक है, नए मेथड्स, नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती जा रही थी, वैसे वैसे जो है वो एक एयरप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की शक्ल इख्तियार कर रही थी। हमें वो कहते हैं जी, एज बोइंग प्रोडक्ट मिक्स ग्रो एंड सेल्स ग्रू in 1960s and 1970s, it became necessary to further diversify the engineering function. So separate engineering facilities or separate engineering organizations were created for each airplane family. Additionally, space limitations sometimes made it impossible to house engineering staff for an airplane within a single location. The 7 basic engineering functions that had existed for the Boeing 707: preliminary design, structures, aerodynamics, propulsions, weights and systems and crew station, had long grown because of the increasing complexity of the products being designed. अब देखते हैं कि ऐसा ऐसा जो है, जैसे जैसे बोइंग कंपनी ग्रो कर रही थी, उसका प्रोडक्ट मिक्स इंक्रीज कर रहा था, तो अब 7 बेसिक स्ट्रक्चर्स में काम करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, The 7 basic structures बोइंग के थे, क्या थे शुरू में, कि they had a preliminary design department, there was a structures department, there was an aerodynamics group, a propulsion group, a weights group, a systems group and crew station group. तो जैसे जैसे ये इन चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही जा रही थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही थी, तो अब 7 स्ट्रक्चर्स जो हैं दे ग्रू इन देयर कॉम्प्लेक्सिटी, और विद इन दी 7 जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें मज़ीद सब डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पेश आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिस्टम स्टाफ हैड बीन पार्टीशनड इनटू एयर कंडीशनिंग, pneumatics, electrical and hydraulics. These new subspecialties or specialities were further subdivided, and now an
airplane basically required 100 different subspecialties, or there used to be people from 100 different subspecialties who used to work on a particular airplane manufacturing. ठीक है, अब देखिए, this dispersion of engineering functions within product families led to scheduling and coordination challenges for Boeing. Components that had been designed collectively and concurrently in the old bullpen days now had to be designed sequentially. Elaborate bar chart schedules dictated temporal relationship among design tasks. Because each engineering function designs its components in relative isolation from other functional groups, drawings that were passed forward often didn't meet the requirements of the recipients. The mock-ups provided one of the few available opportunities for disparate design functions to convene for joint problem solving. अब देखिए, जैसे जैसे डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ डेवलप हो रही थी और जो एक डिज़ाइनिंग का फेज़ था, जब मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस था एक एयरप्लेन का, दैट बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स. तो उसकी वजह से देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि एमर्ज हुई. फॉर एग्जांपल, देयर वर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू हाउ टू शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेट द वर्क. ठीक है, जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसमें एक कोऑर्डिनेशन किस तरह क्रिएट की जाए, इन चैलेंजेस को मीट करने की अब ज़रूरत थी. अब क्योंकि ओल्ड बुल पेन डेज, जब बुल पेन डेज तो ख़त्म हो गए थे, जबकि एक ही हैंगर में तमाम इंजीनियर्स मिल के काम करते थे, जहाँ एक ही हैंगर में तमाम इंजीनियर्स जो हैं वो मिल के बैठ के काम करते थे और वो फेस टू फेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे. अब मज़ीद डिस्पर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और कॉम्प्लेक्स सब स्पेशलिटीज़ डेवलप होने की वजह से ये मज़ीद पॉसिबल नहीं था कि वो फेस टू फेस मिल के बैठ के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें या टाइमली सॉल्व कर सकें. ठीक है, अब एलैबोरेट बार चार्ट शेड्यूल्स जो थे वो डेवलप किए गए ताकि बेहतर तौर पे कंपोनेंट्स को डिज़ाइन किया जा सके. बिकॉज ईच इंजीनियरिंग फंक्शन डिज़ाइन इट्स कंपोनेंट्स इन रिलेटिव आइसोलेशन फ्रॉम द अदर फंक्शनल ग्रुप्स, ड्राइंग्स दैट वर पास फॉरवर्ड ऑफन डिडंट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेसिपिएंट्स. अब हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक आइसोलेशन में अपने अपने कंपोनेंट्स को डेवलप करता था. उसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. और वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही थी? क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि अगर एक सब डिपार्टमेंट ए है फॉर एग्जांपल, वो अगर एक कंपोनेंट डिज़ाइन करता है तो वो डिज़ाइन जो है वो सब डिपार्टमेंट बी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट नहीं करता. सब डिपार्टमेंट की जो बी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनमें आसानी से फिट इन नहीं होता था. तो जो मॉकअप का टाइम था, जब मॉकअप का जो तरीक़ेकार था, वो एक रेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था डिज़ाइन टीम्स को, जो डिज़ाइन फंक्शंस को, कि वो मिल के बैठें और जो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स हैं, जो फंक्शन डिज़ाइन फंक्शंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनको रिजॉल्व करें. The sequential process, along with the physical distancing of engineering and manufacturing functions, led to continued reductions in the level of involvement from the manufacturing organization. Designs were looked in early by engineering function, and this meant that potential cost saving associated with design for manufacturability often were left unrealized. देखिए, इसमें और भी एक प्रॉब्लम थी. जो मैन्युफैक्चरिंग बोइंग की वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्चुअली मैन्युफैक्चर करती थी एयरप्लेन्स को, उनका अब इतना इंटरेक्शन जो था वो डिज़ाइन वालों से नहीं था. ठीक है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उनका इतना इंटरेक्शन नहीं था जो कि बुल पेन डेज में होता था, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हुई. जो पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग की जा सकती थी एक उनके इंटीग्रेटेड वे में, अगर जिस तरह वो फंक्शन करते थे, उससे जो टाइमली जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती थी और उनको रिजॉल्व किया जा सकता था, जहाँ पर्टिकुलर जो सेविंग्स क्रिएट की जा सकती थी, अब वो फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं थी. दैट बिकेम वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, designs were locked in early by engineering function, and this meant that potential cost saving associated with design for manufacturability often were left unrealized. As the company grew and as airplanes became technologically more complex, these deficiencies led to increasing number of errors and resulting change orders.
अब जब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाले इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते थे और डिज़ाइन वाले अपने डिज़ाइंस को अर्ली लॉक इन कर देते थे, अब इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे एरर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रियलाइज़ किए जाते थे और उस टाइम पे रीडिज़ाइन करने या रीचेंज करने की ज़रूरत पेश आती थी। अब इसका एक रिज़ल्ट क्या था? इसका रिज़ल्ट ये था कि जो रीवर्क था उसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। Change orders could require substantial rework and were viewed as major contributors to schedule delays and cost escalations. और ये जो चेंजेस करनी पड़ती थी इसकी वजह से कॉस्ट भी एस्केलेट होती थी, ठीक है, और कंपनी टाइम पे एयरप्लेन्स की डिलीवरी भी नहीं कर सकती थी। तो अजीज़ तलबा, आज लेक्चर 16 जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं? आज लेक्चर 16 में हम देख रहे हैं कि दुनिया की एक बेहतरीन हवाई जहाज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, या एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, बोइंग जो है, जिसको हम बोइंग के नाम से जानते हैं, वो 1940s में अर्ली जब वो इस्टेब्लिश हुई तो वो किस तरह काम किया जाता था वहाँ पे हमने कहा जी हैंगर्स में काम होता था, फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी थी तमाम इंजीनियरिंग फंक्शंस में, और बड़े टाइमली जो थे वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाती थी, उनको रेक्टिफाई कर लिया जाता था और एक इफेक्टिवली टीम्स काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा और बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ ऐड करनी पड़ी और बहुत सारी नई सब स्पेशलिटीज़ डेवलप हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का नंबर इंक्रीज़ हो गया, फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई, तो अब उस तरह कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं थी। जब प्रॉब्लम क्या थी, जब एक चैलेंज क्रिएट हो गया कि अब इन में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स को किस तरह हल किया जाए, ठीक है, जब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को, जो हाई क्वालिटी जो कम्युनिकेशन की जाती थी, इन प्रॉब्लम्स को किस तरह अब रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको ये अब कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखी, ठीक है, आज के लेक्चर में आपने इन प्रॉब्लम्स को डीपली देखा है, ठीक है, और आज के लेक्चर में आपने देखा है कि वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स डिज़ाइन क्रिएट होती थी, उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होता था। हमने देखा कि जी डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स तो काम कर रहे थे लेकिन उनकी कोई इतना इंटरेक्शन नहीं था मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब जब उनका इंटरेक्शन नहीं था मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की टाइम पे भी आइडेंटिफाई होती थी, जिनकी वजह से उन पर रीवर्क करना पड़ता था। रीवर्क करने की वजह से जहाज़ जो थे वो शेड्यूल पे, इनिशियल मॉडल शेड्यूल पे डेवलप नहीं किया जा सकता था। जब शेड्यूल पे डेवलप नहीं होता था तो डिले की वजह से कॉस्ट भी, या रीवर्क की वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती थी। तो इसी केस स्टडी को हम लेक्चर 17 में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि फर्दर बोइंग ने इन चैलेंजेस को टेक्नोलॉजी की मदद से और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से किस तरह मीट किया। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।